अभिमन्यु कुएं में जा चुका था। रात के अंधेरे में सरसराती डरावनी हवाओं के बीच कुएं के बाहर खड़ी सोनिया अपनी खुद की धड़कनों को साफ सुन सकती थी। सोनिया की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुएं के बाहर खड़े रहकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु का इंतजार करने के सिवा सोनिया के पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। दूसरी तरफ अभिमन्यु बड़ी ही सावधानी से बरगद की शाख को पकड़कर कुएं में अंदर की तरफ जा रहा था। मुंह पर रुमाल बांधने के बावजूद अभिमन्यु को कुएं के अंदर से आ रही गंदी बदबू परेशान कर रही थी। तभी अभिमन्यु के कानों में एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु कुछ देर के लिए सांसें रोके समझने की कोशिश करता है कि वो आवाज किसकी है। ऐसा लग रहा था कोई चीज अंधेरे में अभिमन्यु की तरफ आगे बढ़ रही है। अभिमन्यु सावधानी से अपनी कमर से टॉर्च निकालता है और जैसे ही टॉर्च ऑन करता है तो अभिमन्यु के ठीक पास वाली शाख पर एक काला मोटा नाग फन फैलाए अभिमन्यु की तरफ देखकर फुफकार रहा था। इतने बड़े और डरावने नाग को देखकर अभिमन्यु की जान हलक में आ जाती है। सामने बड़ा ही खतरनाक मंजर था। कुएं के अंदर एक शाख पर अभिमन्यु लटक रहा था, जबकि दूसरी शाख पर एक काला नाग फन फैलाए अभिमन्यु की तरफ आगे बढ़ रहा था। नाग का इरादा साफ था। अभिमन्यु ने इस तरह कुएं में आकर शायद नाग की शांति को भंग किया था। इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ सोचता समझता, काला नाग अभिमन्यु के ठीक चेहरे के सामने उससे डसने के लिए झटका देता है। डर के मारे अभिमन्यु के हाथ से टॉर्च और बरगद पेड़ की शाख छूट जाते हैं और अभिमन्यु सीधा कुएं में गिर जाता है। दूसरी तरफ रात की खामोशी में कुएं के बाहर खड़ी सोनिया के कानों में एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कुएं के अंदर से आई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने एक बड़ा भारी पत्थर कुएं में फेंका हो। सोनिया समझ गई थी कि हो ना हो अभिमन्यु कुएं में गिर चुका है। सोनिया भागकर कुएं के पास चिल्लाती है, अभिमन्यु सर, आप ठीक तो हैं? कुएं के अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर अभिमन्यु अपने हाथ पैर डूबने से बचने के लिए पानी पर मार रहा था। सोनिया के लिए अब डर दो तरफा हो चुका था। एक तरफ वो अकेली मनहूस बरगद के पेड़ के पास खड़ी थी और दूसरा अभिमन्यु उस गंदे बदबूदार कुएं में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा था। सोनिया बेबस थी। जैसे तैसे सोनिया अपने मोबाइल की टॉर्च से कुएं में देखने की कोशिश करती है, लेकिन सिवाय पानी की आवाज के उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सोनिया कुएं में झांक कर देखने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक आसमान में बादल हटते हैं और चांद की रोशनी से कुएं के भीतर का मंजर साफ नजर आने लगता है। जैसे ही सोनिया कुएं के भीतर का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था कुएं के भीतर पानी नहीं बल्कि काला बदबूदार कीचड़ था और उस कीचड़ में अभिमन्यु बचने के लिए हाथ पैर मार रहा था। अभिमन्यु की हालत ऐसी थी कि वो जरा सा भी इधर उधर नहीं हो पा रहा था। बस धीरे धीरे उस दलदल नुमा कीचड़ में समा रहा था। सोनिया अपनी नजरों के सामने अभिमन्यु को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वो कुएं के बाहर से चिल्लाते हुए अभिमन्यु को आवाज देती है,
अभिमन्यु सर, आप हिम्मत मत हारना, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर सोनिया अभिमन्यु की जीप की तरफ भागती है और देखती है कि जीप में एक रस्सी पड़ी हुई थी। ये वही रस्सी थी जिससे पुलिस वाले कैदियों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। अपनी तेज चलती सांसों के बीच सोनिया रस्सी थामे उस बदबूदार कुएं की तरफ भागती है और तेजी से रस्सी का एक सिरा कुएं के कीचड़ में फंसे अभिमन्यु की तरफ फेंक देती है। कुएं के भीतर अपने हाथ में रस्सी को देखकर अभिमन्यु की आंखों में जिंदगी बच जाने की आस नजर आने लगी थी, लेकिन कीचड़ में हाथ पैर मारने की वजह से अभिमन्यु पूरी तरह से थक चुका था। ऊपर से कीचड़ के ऊपर तैर रहा गंदा पानी ना चाहते हुए भी अभिमन्यु की हलक के नीचे उतर चुका था। अभिमन्यु की सांसें टूट रही थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि रस्सी के सहारे कुएं से बाहर निकल सके। आखिरकार अभिमन्यु सोनिया की फेंकी हुई रस्सी को अपनी कमर में कसकर बांध लेता है, लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सोनिया अभिमन्यु को कुएं में से खींचे तो खींचे कैसे। सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। सोनिया हिम्मत जुटाती है और अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अभिमन्यु को कुएं के बाहर खींचने लगती है। एक लड़की होने के बावजूद सोनिया पूरी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी ही जद्दोजहद के बाद अभिमन्यु को कुएं से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। अभिमन्यु कुएं से बाहर आ चुका था, लेकिन जानलेवा बदबू और बदबूदार पानी हलक के नीचे उतर जाने की वजह से अभिमन्यु बेहोश हो चुका था। सोनिया एक बार फिर से जीप की तरफ भागती है और जीप में से पानी लेकर आती है और बेहोश अभिमन्यु के चेहरे से गंदगी साफ करती है और अभिमन्यु के सीने पर दोनों हाथों से पंप करने लगती है, जिससे अभिमन्यु के पेट से गंदा पानी बाहर निकल जाए। बहुत कोशिशों के बाद अभिमन्यु के पेट से गंदा पानी बाहर आ जाता है। धीरे धीरे अभिमन्यु को होश आता है और कुछ ही देर में वो नॉर्मल हो जाता है। अभिमन्यु के कपड़े गंदे कीचड़ से भर गए थे। वैसे तो इतनी गंदगी बर्दाश्त करना अभिमन्यु और सोनिया के बस में नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप किस चीज के लगातार आसपास रहते हैं तो धीरे धीरे आपको उस चीज की आदत हो जाती है। आखिरकार सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद सोनिया अभिमन्यु से पूछती है, मिला कोई सुराग? क्या देखा आपने कुएं में? अभिमन्यु कुएं की तरफ देखकर कहता है, कुछ तो अजीब बात है इस कुएं में। उसके अंदर की बदबू कुछ जानी पहचानी लगती है। ऐसा लगता है कि कीचड़ और पानी से भरे हुए कुएं में कई राज दफन है। कुएं की तरफ से नजर हटाकर अभिमन्यु सोनिया की तरफ देखकर कहता है, सोनिया, एक काम करो, इस कुएं के पानी और कीचड़ का नमूना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट तक भेजना बहुत ही जरूरी है। पता तो चले कि आखिर है क्या इस कुएं की गहराइयों में। आखिरकार अभिमन्यु अपने कैमरे से कुएं के आसपास के कुछ फोटोग्राफ्स लेता है और अभिमन्यु कुएं के आसपास सबूत तलाश रहा होता है कि तभी कुएं से थोड़ी दूर झाड़ियों में सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी नजर आती है। एक पल के लिए अभिमन्यु का खून मानो जम सा गया था। वो गौर से आंखें फाड़े अपने सामने खौफनाक औरत को देख रहा था। अभिमन्यु धीरे धीरे उस औरत की तरफ आगे बढ़ता है और नजदीक जाकर देखता है तो अभिमन्यु के मुंह से निकलता है, रानी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस वक्त? देखो, अगर तुम यहाँ इस वक्त लोगों को डराने के लिए ये सब कर रही हो तो अपना ये खेल बंद कर दो। तभी वहां सोनिया भी आ जाती है। रानी अपने चेहरे पर
ठंडी सी मुस्कान लिए अभिमन्यु से कहती है, ये सब छोड़ो, तुम बस मेरी बात गौर से सुनो अभिमन्यु। यहाँ जो चीज़ तुम ढूंढ रहे हो ना, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम उसे ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि लाशें मिट्टी के नीचे ही अच्छी लगती है। रानी की बात सुनकर सोनिया और अभिमन्यु सकते में आ जाते हैं। रानी के हाव भाव बहुत ही डरावने और उसकी बातें रहस्य से भरी हुई थी। अभिमन्यु रानी से कहता है, तुम किस लाश की बात कर रही हो रानी, और तुमने किसे मिट्टी में दफनाया है? जवाब दो मुझे। अभिमन्यु लगातार रानी से सवाल पर सवाल किए जा रहा था और रानी अपने होठों पर रहस्य से भरी मुस्कान लिए बस अभिमन्यु को देखकर मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु एक पुलिस वाला था। गुनहगार को बातों में फंसाकर बातें उगलवाने में माहिर था। फिर क्या था? अभिमन्यु ने रानी की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, देखो रानी, तुम भले ही मुझे कुछ मत बताओ, लेकिन मैं ये बात जान गया हूँ कि तुम एक डायन हो और तुमने थोक में जो साड़ियाँ खरीदी है उसके पीछे के मकसद को भी मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ। साड़ियों के सहारे कब तक तुम डायन बनकर बेगुनाह लोगों को मारती रहोगी? अभिमन्यु का तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा था। उसके किए हुए तमाम सवालों से रानी तमतमा उठी थी और गुस्से में आग बबूला हो उठी रानी गरजते हुए अभिमन्यु से कहती है, मैंने किसी को नहीं मारा, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने राजकुमारी साड़ियाँ थोक में इसीलिए खरीदी क्योंकि आने वाले त्योहार में मैं उन्हें तोहफे के तौर पर बांट सकूं। और तुम जिस हत्याकांड का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रानी की बात सुनकर अभिमन्यु मजाक में हंसते हुए रानी से कहता है, तुम डायन एक्टर कब से बन गई? वैसे एक्टिंग अच्छी थी लेकिन मजा नहीं आया। अभिमन्यु के इस तरह से मजाक भरे ताने सुनकर रानी गुस्से में कांप रही थी। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो दहाड़ते हुए अभिमन्यु और सोनिया की तरफ देख कर कहती है, बहुत हो गया, अब तुम्हें सबूत चाहिए ना? जानना चाहते हो ना कि चकिया गांव की असली डायन कौन है? तो सुनिए, ये राज सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी के दिल में दफन है और उसका नाम है किशोरी लाल। जाइए और ढूंढिए किशोरी लाल को। यहाँ तुम्हें गंदी बदबू के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। किशोरी लाल का नाम सुनकर अभिमन्यु और सोनिया एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़े देख रहे थे, जबकि रानी अपनी बात खत्म करके अंधेरे में ओझल हो चुकी थी। कौन था किशोरी लाल? किशोरी लाल का नाम लेकर रानी ने चकिया गांव के केस को और भी पेचीदा बना दिया था। अगर रानी डायन नहीं है तो फिर असली डायन कहाँ छुपी हुई है? क्या अभिमन्यु को बदबूदार कुएं से सबूत मिल पाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक। और जवाब की पहेली के सुलझने तक बने रहिए हमारे साथ।